दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली दंगा के ऊपर। दरअसल आप सभी को ध्यान है कि किस तरीके से 2020 में सीए और एनआरसी के नाम पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट के आड़ में पूरी दिल्ली को जलाने का दुस्साहस किया गया। किस तरीके से वो पूरा दंगा एक हिंदू विरोधी दंगा था, और वो भी ऐसे समय पे वो दंगा किया गया था जिस समय पे इस देश में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। ऐसे समय पे यह दंगा किया गया था। उस दंगा में किस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी को क्षति हुआ था, इस तरीके से वह पूरा दंगा सिर्फ हिंदू विरोधी दंगा था। हिंदुओं के दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया था। उसमें एक आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा, जो कि उस मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का घर था, और उसी के मोहल्ले के जानने वाले लोगों ने उस आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का हत्या कर दिया था, चाकुओं से गोदकर। किस तरीके से उस दंगा में जो गोली चलाने वाला जो शाहरुख था, उसको इस देश का सबसे बड़ा पत्तलकार रवीश कुमार जी अनुराग मिश्रा बना दिया था। यानी कि एक तरीके से पूरा जो एक गैंग था, वह उस दंगा को हिंदू विरोधी और हिंदुओं के द्वारा ही प्रायोजित किया गया था, ऐसा साबित करने का कोशिश किया। लेकिन उसी दिल्ली दंगा के मामले हुई एक बहुत बड़ा खबर सामने आया है। दरअसल वो खबर यह है कि उस दिल्ली दंगा का जो असली मास्टरमाइंड था, जो स्क्रिप्ट राइटर था, जिन्होंने उस दंगा को प्लान किया, जिसका देन था, जिन्होंने उस पूरे दंगे के लिए योजना बनाया, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से उस दंगे को अंजाम देना और किस तारीख में देना है, उस सब चीजों का जिन लोगों ने रचना किया था, उन रचनाकारों का नाम बाहर आया है। दरअसल दिल्ली दंगा से जुड़े हुए मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत में 2700 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है, और उस चार्जशीट में उन मास्टरमाइंडों का, उन योजनाकारों का, स्क्रिप्ट राइटरों का नाम सहित उनके पता, उनके ऑफिस का पता, कि किस जगह पे बैठ के इस पूरी योजना को तैयार किया गया था, कैसे कैसे उन सभी लोगों ने मीटिंग किया, बाकायदा उन सभी जगहों का तस्वीरों के साथ खुलासा किया। दरअसल उस पूरे दिल्ली दंगे से जुड़े हुए मामले में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि इन लोगों ने उस पूरे दिल्ली दंगे को प्लान किया था, उनका नाम अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से यह सब के सब पूर्ववर्ती सरकारों में, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकारों में सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि उसी सीएनआरसी के दौरान दिल्ली में एक मंच से प्रोटेस्टरों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी जी ने कहा था कि अब देश के लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए, और ऐसे ही ऐसे माहौल तैयार किया गया जो एक भयानक दंगे में बदल गया। और जो इस पूरे दंगे के लिए जिनका नाम स्क्रिप्ट राइटर के रूप में आ रहा है, जिन्होंने बैठकर अपने ऑफिस में बैठाकर लोगों को इस पूरे दंगे का प्लानिंग किया, उन्हीं सब लोगों का नाम का खुलासा हुआ है। दरअसल इस चार्जशीट में इन लोगों का नाम दिया गया है, वो बड़े ही प्रमुख लोग हैं। जो सोनिया गांधी जी का जब यूपीए का सरकार था, उसमें जब एनएससी बनाया था सोनिया गांधी जी ने, नेशनल एडवाइस कमेटी, जिसका अध्यक्ष चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उसी नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जो मेंबर था, वह मेंबर योगेंद्र यादव था। वही योगेंद्र यादव जिनको आंदोलन जीवी के रूप में ये देश जानती है। उन्हीं लोगों ने मिलकर 7 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के लिए योगेंद्र यादव, उमर खालिद, नदीम खान, शर्जिल इमाम, इफत और साईं बालाजूद की मौजूदगी में यह पूरा प्लान तैयार किया था। और कहां पे किया था? वह जो इस देश के सबसे बड़ा वकील है, प्रभावी वकील माना जाता है, उनका भी संबंध कांग्रेस पार्टी से लेके आम आदमी पार्टी तक में रहा है। और किस तरीके से इस पूरी दंगे से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई एक नेता और कार्यकर्ता जुड़ा रहा है, ये कहने की बात नहीं है। उनका नाम है प्रशांत भूषण, जिन्होंने इस देश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का हैसियत 1 रुपये के सिक्का से समझाया था।
वही प्रशांत भूषण उन्हीं के ऑफिस D6/6 बेसमेंट जंगपुरा 110014 जो एड्रेस है, ये उसी प्रशांत किशोर जी का ऑफिस एड्रेस है। और उन्हीं के ऑफिस में बैठ के योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम, ताहिरा दाऊद, उमर खालिद और प्रशांत तंदून, इन सभी लोगों ने मिलकर पूरा स्क्रिप्ट लिखा था इस पूरे दिल्ली दंगे का, पूरे हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों का। तो आप समझ जाइए, ये वही योगेंद्र यादव है जो हर एक आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है। ये तो दिल्ली दंगों के लिए खुलासा हुआ है। इसके बाद जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के आड़ में जो देश के ऊपर, देश के लाल किला के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमलों का भी मास्टरमाइंड यही सब लोग होंगे। अगर उसका भी जांच आएगा, उसका भी रिपोर्ट आएगा, तो इन्हीं लोगों का नाम सामने आएगा। और यही योगेंद्र यादव है जो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी स्क्रिप्ट लिखा था। तो समझ जाइए ये योगेंद्र यादवों का जो ये व्यवसाय है दंगों का, यह कितना पुराना और कितने दूर तक है। दरअसल ये सब के सब कांग्रेसी पिट्ठू हैं जो कांग्रेस पार्टी के इशारों पे मोदी सरकार के विरोध में, उनके खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्रकारी कार्य करते हैं और करवाते हैं। किस तरीके से उस दिल्ली दंगों के दौरान वही शर्जील इमाम है जो भारत से असम को काटने के लिए चिकन नेक का बात कर रहा था, कह रहा था कि इतना मवाद फैला दो कि भारत से असम कट के अलग हो जाए। और ये सब के सब अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहता है। सामाजिक कार्य के आड़ में किस तरीके से, चाहे योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, तीस्ता सितलवार हो, या इस गैंग से जुड़े हुए और भी जितने लोग हैं षड्यंत्रकारी, वो सब इस देश के खिलाफ कार्य करते हैं, इस देश के समाज के खिलाफ कार्य करते हैं। जिस सीए एनआरसी का इस देश में रहने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उस सीए एनआरसी के नाम पे क्योंकि इनको दिल्ली को जलाना था, दिल्ली में दंगा करना था, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करना था, इसलिए इस सभी लोगों ने प्रशांत भूषण के ऑफिस में बैठ के यह पूरा स्क्रिप्ट लिखा। दरअसल खबर क्या है, उस खबर को एक बार देख लेते हैं। यह अप इंडिया में छपा हुआ खबर है। दिल्ली हिंदू विरोधी दंगा, प्रशांत भूषण ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और योगेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रारंभिक साजिश बैठक की मेजबानी की। दरअसल प्रशांत भूषण 8 दिसंबर 2019 को यह बैठक हुआ। दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे 2020 के दौरान हुए विनाश और नरसंहार ने देश को सदमे में डाल दिया। 24 और 25 फरवरी को दिल्ली बेलगाम हिंसा और दंगों की चपेट में थी, जो कुछ मुस्लिम समूहों और वामपंथी समूहों द्वारा रची गई एक विस्तृत साजिश के बाद फैलाए गए थे। कई षड्यंत्रकारियों पर आरोप लगाए गए और वह जेल में बंद है। हिंसा भड़काने और योजना बनाने में उनकी भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है। हालांकि कई लोग या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साजिश में शामिल थे, जिन्हें हिंसा के बाद हुई जांच में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। साजिश की चार्जशीट 59/2020 में बताया गया है कि कैसे 5 सितंबर को दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की साजिश रची गई। FIR 59/2020 से संबंधित दायर की गई 2700 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने लगभग 700 पेज रची गई साजिश के कार्यक्रम को समर्पित किए हैं। अप इंडिया ने जो पहले ही बताया था, उनकी पुष्टि करते हुए फरवरी के दंगे दिसंबर की हिंसा से जुड़े हुए थे, जो देश के विभिन्न हिस्से जैसे दिल्ली, यूपी और अन्य स्थानों पर हुई थी। शर्जील इमाम ने 5 सितंबर को मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। यह CAB नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जाने के तुरंत बाद हुआ। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि शर्जील इमाम और अरशद वारसी, जो जामिया का छात्र था, लगातार संपर्क में थे और शर्जील कट्टरपंथी सांप्रदायिक समूह स्टूडेंट ऑफ जामिया SOJ के संपर्क में भी था। 2023 में अरशद वारसी को दिल्ली स्पेशल सेल ने पुणे से ASIS आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया। 6 दिसंबर को MSJ ग्रुप की ओर से जामा मस्जिद इलाके में पर्चे बांटे गए थे, जो खुद शर्जील इमाम ने लिखे थे। इस बात का खुलासा शर्जील इमाम और अरशद वारसी के बीच रिकवर हुई चैट से हुआ। ये पर्चे सांप्रदायिक थे और मूल रूप से इसका उद्देश्य राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर मुस्लिम समुदाय में नफरत फैलाना था। कुछ पर्चे में लिखा था, अल्लाह का कानून सबसे ऊपर है और अल्लाह का आदेश हर कानून से ऊपर है। 6 दिसंबर को
मस्जिद में बांटे गए पर्चों में बड़ी संख्या में जंतर मंतर पे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और भीड़ जुटाने का आह्वान किया गया था। 7 दिसंबर को शर्जील इमाम ने कहा था कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने इस बात का खुलासा अरशद वारसी के साथ उनकी व्हाट्सएप बातचीत से भी हुआ। हालांकि किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में गलत नहीं, यहाँ स्पष्ट बात है। 7 दिसंबर को शर्जील इमाम ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अगले सप्ताह कुछ बड़ी योजना बना रहा है। उस उद्देश्य के लिए वह DU, MU आदि छात्रों को जुटाए MSJ सदस्यों की सहायता से। 7 दिसंबर को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में आरोप पत्र में कहा गया है कि योगेंद्र यादव, उमर खालिद, नदीम खान, शर्जील इमाम, इरफत और साईं बालाजी भी मौजूद थे। इस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने CAA के खिलाफ भाषण दिया। इस आंदोलन में उमर खालिद, जो उनके वरिष्ठ और गुरु थे, ने शर्जील इमाम को योगेंद्र यादव से मिलवाया था। यानी कि योगेंद्र यादव उमर खालिद का गुरु है। वह उमर खालिद जिसके ऊपर दिल्ली दंगे के लिए UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसका बरसी रवीश कुमार दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना रहे थे कि 1000 दिन से उमर खालिद बंद है जेल में, उसको जमानत नहीं मिल रहा है। वह उमर खालिद के लिए भारत से लेकर अमेरिका तक में कैंपेन चलाया रवीश कुमार ने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पे थे तो इस गैंग ने अमेरिका की रोडों पे एक गाड़ी को सजाकर और उस पे क्वेश्चन मार्क करते हुए लिखा था कि मोदी से पूछो कि शर्जील इमाम 1000 साल से बंद है, उसे जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। उस पे लिखा था है जो आस्क मोदी, इस टाइप का लिखकर पूरे अमेरिका के सड़कों पे घुमा रहा था। उस उमर खालिद का गुरु योगेंद्र यादव है, जो खुद इस चार्जशीट में लिखा गया है। गवाहों ने पुलिस को बताया कि उमर खालिद ने पहले ही शर्जील इमाम को कहा था कि वह JNU, जामिया, DU आदि के समान विचार वाले व्यक्तियों का एक समूह बनाए और उसे चक्का जाम की अवधारणा समझाई थी। उस विषय के विस्तार रूप से योगेंद्र यादव के साथ बैठक में उन्हें जामिया, DU और AMU के छात्रों को संगठित करने के लिए कहा गया था। आरोप पत्र के मुताबिक इस बैठक में 4 अहम बातें तय की गई थी। योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम और उमर खालिद के बीच तय हुआ कि मुसलमानों को जागरूक करने और चक्का जाम करने के लिए लोगों को जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चक्का जाम के लिए समान विचारधारा वाले मुस्लिम संगठनों के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चक्का जाम की शुरुआत के लिए मस्जिदों को केंद्र बिंदु बनाया जाए और इमामों की मदद ली जानी चाहिए। यह सारा स्क्रिप्ट योगेंद्र यादव समझा रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद को, क्योंकि योगेंद्र यादव उमर खालिद का गुरु है। आरोप पत्र के मुताबिक रची गई साजिश में योगेंद्र यादव की एंट्री 7 दिसंबर 2019 की है। यह कुछ दिन पहले की बात है जब जामिया हिंसा भड़की थी और दिल्ली के कई इलाके में हिंसा देखी गई। कुछ दिन पहले ही ताहिर हुसैन ने स्वीकार किया था कि उसने CAA के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया था और 17 तारीख को हिंदुओं के खिलाफ पथराव किया था। 7 दिसंबर तक उमर खालिद और योगेंद्र यादव ने शर्जील इमाम से मुलाकात की, जबकि प्रारंभिक लामबंदी 5 और 7 दिसंबर के बीच शुरू हो चुकी थी। यह 8 दिसंबर की घटनाएं हैं जिसका हम रिपोर्ट में विश्लेषण कर रहे हैं। यह अप इंडिया ने लिखा है। 8 दिसंबर 2019 को जंगपुरा बेसमेंट में योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य के बीच मीटिंग हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में शामिल किया है। इस बैठक में चार्जशीट के मुताबिक चक्का जाम को कैसे लागू किया जाए, इसकी योजना बनाई गई। यह निर्णय लिया गया कि शर्जील इमाम ही दिल्ली और उनके आसपास के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को संगठित और नेतृत्व करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह भी निर्णय लिया गया कि स्टूडेंट अगेंस्ट हेट और स्वराज इन अभियान जैसे संगठन हर तरीके से एक दूसरे के मदद करेंगे। आरोप पत्र के मुताबिक इसका खुलासा एक गवाह ने किया है। यह मुलाकात हुई थी, इस बात की पुष्टि शर्जील इमाम और अरशद वारसी के बीच सामने आई, चैट से भी हुई। बैठक के दिन ही एक व्हाट्सएप ग्रुप कैब टीम भी बनाया गया, जहां उमर खालिद, योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम और अन्य आरोपी मौजूद थे। यानी कि पूरे तरीके से इस पूरे दिल्ली दंगे का, उस पूरे CAA NRC विरोध का, उस आंदोलन का जो स्क्रिप्ट राइटर था वह योगेंद्र यादव ही है। यह स्थापित हो गया है।
आरोप पत्र के मुताबिक यह स्पष्ट है कि जंगपुरा में हुई यह बैठक रची गई साजिश में महत्वपूर्ण थी। इसी बैठक में हिंसा के बीज बोए गए थे और शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे संगठनों के और लोगों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का निर्णय लिया गया। 8 दिसंबर को कुख्यात बैठक हुई थी। आरोप पत्र के मुताबिक यह बैठक जंगपुरा के एक बेसमेंट में हुई थी। जैसा कि आरोप पत्र में बताया गया है कि पता 6/6 जंगपुरा एक्सटेंशन है। जब सरसरी तौर पे खोजबीन की गई तो पता चला कि पता 6/6 जंगपुरा, जहां प्रशांत भूषण का दफ्तर है। प्रशांत भूषण के पास कई स्थान है जहां से वो कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उनका आधिकारिक चैम्बर, चूंकि वह रिकॉर्ड पर एक वकील है, न्यू लॉयड्स चैम्बर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि 6/6 जंगपुरा उनका कार्यालय है, जिसे उन्होंने कई अदालती दस्तावेजों में सूचीबद्ध किया है। उदाहरण के लिए 2021 में प्रशांत भूषण डॉक्टर जाबोक पुलियल की एक याचिका का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील थे, जिसमें वैक्सीन डेटा परीक्षण और टीकाकरण के बाद डेटा जारी करने की मांग की गई थी। अप इंडिया को प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया पत्र मिला, जिस पर उनके द्वारा लिखित हस्ताक्षर किया गया था, जहां उनका कार्यालय 6/6 जंगपुरा बेसमेंट में सूचीबद्ध है। और यह है प्रशांत भूषण का वह पत्र जिस पर यह एड्रेस अंकित है, वह पत्र भी दिया गया है। प्रशांत भूषण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सुप्रीम कोर्ट को दिया गया यह दस्तावेज साबित करता है कि 8 दिसंबर 2019 को जिस पते पर बैठक हुई थी, जहां आरोप पत्र के अनुसार दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे की साजिश रची गई थी, वह वास्तव में वही प्रशांत भूषण का कार्यालय है। और इस कार्यालय से, प्रशांत भूषण के इस कार्यालय से, इस ठिकाने से सिर्फ दिल्ली का जो दंगा था, जो सीएए एनआरसी के विरोध में हुआ था, इसी का योजना नहीं तैयार हुआ इस कार्यालय में। इससे पहले भी इस देश के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्रकारी प्रयास हुए, जिसका स्क्रिप्ट इसी ऑफिस में रचा गया, लिखा गया। यानी कि यह जो पता है, यह जो ऑफिस है प्रशांत भूषण का, यह प्रशांत भूषण शायद ले ही इसीलिए रखा है कि देश के खिलाफ जितना भी षड्यंत्रकारी कार्य होगा, इस देश में जितने भी दंगे होंगे, इस देश के खिलाफ जितना भी कुछ काम करना होगा, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके लिए बैठक, उसके लिए मीटिंग, सारी के सारे काम इस ऑफिस में किया जाएगा। जैसा कि प्रतीत होता है, बीते हुए समय में भी कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसका स्क्रिप्ट राइटिंग इसी ऑफिस में हुआ है। एक सबसे मशहूर कार्य जो हुआ है, जो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ जो अभियान चलाया था, जिस अभियान की वजह से लाखों लोगों को नर्मदा का जल नहीं मिल पा रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मेधा पाटेकर षड्यंत्रकारी तरीके से उस प्रोजेक्ट को रोक कर रखी थी, जिस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने से उस क्षेत्र के लाखों लोगों को सुगम तरीके से जल मिल पाता। जब तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब तक मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान के तहत उनके उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने दिया। ये जो पूरा एनजीओ गैंग है, ये पूरा एनजीओ गैंग एक ही पेड़ का फल है। अगर इस पूरे एनजीओ गैंग का तार जोड़िएगा तो इस सबका तार एक ही जगह जुड़ता है और उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। लेकिन इस चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है जिन नामों का, खास करके योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषणों का, जो अब तक छुपा हुआ था, कोई नहीं जानता था, ये सब टीवी पे आके बड़े गर्व से कहता था कि हम सामाजिक कार्य करता है। अब समझ में आएगा कि ये समाज के कार्य के आड़ में किस तरीके का षड्यंत्र करता था, किस तरीके से इस देश में दंगों का स्क्रिप्ट तैयार करता था, स्क्रिप्ट लिखता था। लेकिन अब इस सब का क्या होगा? अब तो चार्जशीट में नाम आ गया है, और चार्जशीट में नाम आ गया है, इसका मतलब इन सब की गिरफ्तारी होना तय है। ये सब लंबे समय के लिए जाएंगे। अब तक जो ये बेलगाम घूमते थे, इनको समझ में आएगा कि कानून क्या है। और वैसे भी अब देश में कानून बदल गया है। नया सीआरपीसी और तो पुराना वाला सीआरपीसी और आईपीसी था, एविडेंस एक्ट था, वो बदल चुका है। अब नया कानून है और उस कानून के मुताबिक अगर इन लोगों पे कार्रवाई हुआ तो फिर इन सब का जो बचा खुचा जीवन है वो जेल में ही बीतेगा। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने अब इस तरीके के एनजीओ गैंग के टुकड़ों पे पलने वाले ऐसे दलालों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई करने का निर्णय ले चुका है, जो अपने षड्यंत्रकारी कार्यों से इस देश को क्षति पहुंचाया था, क्षति पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता। अब ऐसे जहरीले लोगों की कोई जरूरत नहीं है इस देश को। इस सब का जगह अब इस देश का जेल ही है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज के नाम पे अपना अरबों का संपत्ति बना लिया, आज इस सब के पास अरबों खरबों का प्रॉपर्टी है। देखने से बेशक ये सब के सब भिखारी लगता हो, कपड़े भिखारियों की तरह पहनता है, रहता भिखारियों की तरह है, लेकिन ये सब के सब करोड़ों अरबों के प्रॉपर्टी के मालिक है समाज सेवा के नाम पे। तो ऐसे फर्जी ठेकेदारों का अब पक्का इलाज होने वाला है। लेकिन इलाज सिर्फ इन्हीं का नहीं, जो इनके माई बाप रहे हैं बीते हुए समय में, जिनके इशारे पे काम करते थे, इलाज उनका भी होना चाहिए और उम्मीद है कि होगा, उसका भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।